हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी स्फेरिकल सेल या फिर किसी होलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है कि कोई भी एक होलो स्फीयर अगर उसकी जो इनर सरफेस और जो आउटर सरफेस है उसके बीच की जो थिकनेस है अगर वो बहुत कम होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम होलो स्फीयर और जो स्फेरिकल सेल है दोनों को एक ही मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने सीखा कि हमारा स्फेरिक सेल है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हमारा कंडक्टिंग हो सकता है एंड दूसरा हमारा हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारा स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में इसको जो हम कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? जबकि अगर हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात करें तो इसको कोई भी आप चार्ज देंगे तो वो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक कि हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जाम में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की कंडीशन के अंदर आपको दिया जाएगा कि हमारा जो चार्ज है वो स्फेरिकल सेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टिंग और जो नॉन कंडक्टिंग है दोनों स्फेरिकल सेल के लिए हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी होलोस्फीयर के लिए या किसी स्फेरिकल सेल के लिए तो हमेशा याद रखिएगा अगर हमारा जो होलोस्फीयर है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है तो जो स्फेरिकल सेल और होलोस्फीयर एक ही रहेंगे। अगर हमारा होलोस्फीयर है वो कंडक्टिंग है तो हमारा जो चार्ज है वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड हमारा अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में अगर एग्जाम में हमें बोला गया है कि चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए जो डेरिवेशन करेंगे वो बिल्कुल सेम ही करेंगे। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहेगा जिसमें हम विदाउट गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे एंड जो हमारा सेकंड मेथड रहता है उसमें हम गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सेल है जिस पर कोई चार्ज क्यू दे रखा है एंड इसकी रेडियस है कैपिटल आर। हमें स्फेरिकल सेल के कारण किसी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट पी स्फेयर के आउटसाइड हो सकता है, इस स्फेयर के सरफेस पे हो सकता है एंड स्फेयर के इनसाइड कहीं भी मौजूद हो सकता है। तो वन बाय वन हम तीनों के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो गाउस लॉ है वो हमें क्या बताता है। गाउस लॉ हमें बताता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स बराबर होता है इस क्लोज सरफेस के जो इनसाइड कोई चार्ज है जिसको मैं क्यू इनसाइड से रिप्रेजेंट करता हूँ एंड एप्सिलॉन नोड के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर है फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोड। इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में भी स्टडी किया है कि हमारा जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? उस क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो उसका सरफेस एरिया है उनके इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो दोस्तों इन दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? हमें कोई एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानना है, ठीक है, और हमें देखना है इस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है। एक बार हमारे पास में जब इस क्यू इनसाइड की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद में हम उस क्लोज सरफेस का एरिया फाइंड करते हैं। तो फिर हमारे पास में जो इक्वेशन 1 एंड 2 आएगी उन दोनों को हम बराबर रख के हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी क्लोज्ड गाउसियन सरफेस है मानेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आ गया गाउसियन सरफेस। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस गाउसियन सरफेस से जो पास होने वाला हमारा जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर। अब क्यू इनसाइड कितना है, तो आप कहेंगे हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसमें जितना चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज हमारे इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के अंदर ही होगा, है ना। तो क्यू इनसाइड कितना है, आप कहेंगे क्यू इनसाइड है अपना क्यू, है ना, और एप्सिलॉन नोड। तो हमारा जो फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर आ गई, है ना। इसी प्रकार से हमारा जो फाई है वो बराबर किसके होता है, क्लोज सरफेस के लिए हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। जहां डी ए वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता है एरियल वेक्टर को। तो जरा समझते हैं हमारा जो ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमने जो गाउसियन सरफेस माना है वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर है, तो यहाँ पर हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हर जगह पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी।
इसी प्रकार से जब बात करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ई वेक्टर है एंड हमारा जो डी ए वेक्टर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। तो उन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा? आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के बराबर होगा। तो जरा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा क्लोज सरफेस के लिए ई डी ए कोस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट है एंड कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 1 होती है। तो फाइनली हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है? फाई बराबर होगा अपना ई डी ए के बराबर। और डी ए है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए ई तो अपना बाहर आ गया और डी ए यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो ये क्लोज गाउसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया। और जो सरफेस एरिया वो किसके बराबर होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फाई की वैल्यू है वो क्या आ जाती है? फाई इक्वल्स टू ई 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाती है। इसे हम बोलते हैं हमारी इक्वेशन 1 एंड इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को जब इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू आती है देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नोड एंड राइट साइड में अपना आएगा E 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों ई के अलावा बाकी भी जितने भी क्वांटिटीज है उसको इधर ले आते हैं तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। एंड हम जानते हैं हमारा जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड है ये किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है हमारा कूलाम कांस्टेंट के बराबर। इसको हमने कूलाम्स लॉ में पढ़ा है ना। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हमारा जो x है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी r से, क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड मौजूद है ना। इसी कारण से हमारा जो x है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी r से। बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। दोस्तों सेकंड कंडीशन के अंदर हमारा जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे मौजूद होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि हमारा जो x है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल R के बराबर होगी, क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है वो सरफेस के ऊपर ही तो मौजूद है ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो कहाँ बनेगा? तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो इस स्फेरिकल सेल के सरफेस में ही मौजूद होगा, है ना। तो सबसे पहले तो फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाई इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर, है ना। और क्यू इनसाइड किसके बराबर है? आप कहेंगे क्यू के बराबर है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज है वो इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही तो मौजूद है। अपॉन अपना आ जाएगा एप्सिलॉन नोड, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार से हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होगा? क्लोज सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए के बराबर होगा। और दोस्तों अगर बात करें डायरेक्शन की, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड हमारा जो सरफेस एरिया है उसकी भी डायरेक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यानी कि हमारा जो ई वेक्टर है एंड जो डी ए वेक्टर है वो अभी भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। यानी कि जो दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ई डी ए कोस थीटा आ जाएगा, एंड कोस थीटा की वैल्यू है अपनी 0 डिग्री के बराबर, तो वैल्यू आएगी अपनी 1। तो फाइनली अपने पास में आ जाएगा देखिए ई डी ए के बराबर आ जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमें क्या शो कर रहा है? इस गाउसियन पृष्ठ का अपना एरिया शो कर रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है इस स्फेरिकल सेल के सरफेस से ही तो पास हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी ई और साथ में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम इक्वल रखेंगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, एंड इधर वाली तरफ अपना आएगा E 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से E की क्या वैल्यू आएगी अपने पास? E बराबर आ जाएगा अपना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड, साथ में आएगा अपना आर स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड है ये अपना कूलम्ब कांस्टेंट के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपना बराबर आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारा जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो, यानी कि सेंटर से इसकी दूरी x के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा? तो हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम एक इमेजिनरी गाउसियन पृष्ठ मानते हैं, तो ये हमारा कोई एक इमेजिनरी गाउसियन पृष्ठ है। इस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोड। इस स्फेरिकल सेल की आउटर सरफेस पर ही मौजूद है, यानी कि यहाँ स्फेरिकल सेल के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है।
तो यहाँ पर जब चार्ज ही नहीं है तो हमारा जो पासिंग होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए, तो इसके बराबर जब आप जीरो रखोगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर अपनी आएगी जीरो के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा कोई भी एक स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। चाहे हमारा स्फेरिकल सेल कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी जीरो। अब दोस्तों जरा समझते हैं यहाँ ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास में तीन रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है KQ अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि हमारा जो E है वो समानुपाती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है। सेकंड कंडीशन है जब हमारा जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के सरफेस पर मौजूद हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है KQ अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि हमारा जो E है वो समानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। एंड जो हमारी थर्ड कंडीशन है इसमें हमारा जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, तो हम जानते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी जो दूरी है, एंड इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस ग्राफ को हम तीन भागों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो पोर्शन है उसमें हमारा x लेस देन है r के, सेकंड जो पोर्शन है वो हमारा x इक्वल टू r के है, एंड जो थर्ड पोर्शन है उसमें x ग्रेटर देन r के है ना। तो इस ग्राफ के अंदर हमारा जो जीरो है, जीरो से लेके x इक्वल टू r, ये इतना एरिया आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा जो पॉइंट P है स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, एंड इनसाइड स्फेरिकल सेल के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। जब x इक्वल टू आर होगा तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहाँ एक पॉइंट के रूप में हम यहाँ शो कर देते हैं, क्या वैल्यू है इसकी, E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। एंड जैसे ही हमारा जो पॉइंट P है वो सरफेस के आउटसाइड जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर आ जाता है E इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी इस समानुपाती 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसका ग्राफ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम विदाउट गाउसियन लॉ को यूज किए भी सोल्व कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।